बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद जाफरी है। ब्लॉग में एक बार फिर खुशामदीद। केपी के चीफ मिनिस्टर सुहेल आफरीदी के खिलाफ अब एक मुनज़्ज़म कार्रवाई और एक मुनज़्ज़म प्लान जो है वो हरकत में आ चुका है। और इस बात का तहैया कर लिया गया है कि अगर उन्होंने हमारी हुकूमत, जिसको आपके अपने वजीर दाखिला, अपने वजीर खारजा, सारे मिलकर एक हाइब्रिड हुकूमत कहते हैं, अगर केपी के जो चीफ मिनिस्टर हैं उन्होंने उनकी बात ना मानी और उनकी ख्वाहिशात के ऊपर सर तस्लीम खम ना किया, तो उनके लिए क्या होगा और उनके लिए क्या इन स्टोर है, उस सारे के हवाले से आपको बताएंगे। इस हवाले से हमारे आज फील्ड मार्शल साहब ने भी एक तकरीब में बलूचिस्तान के हवाले से बात करते हुए कुछ हिंट्स ड्रॉप किए हैं जो कि इंतहाई अहम है। वो भी आपको बताने इंतहाई जरूरी है। अब उसके अलावा कोर्ट का रुख अगर कर लें तो कोर्ट के अंदर, सुप्रीम कोर्ट के अंदर दो बहुत बड़ी अहम डेवलपमेंट्स हैं। 26वीं आईनी तरमीम की जो आजकल कार्रवाई चल रही है, उस पर एक ऑब्वियस बात पर, एक ऐसी बात जो कि किसी भी आइन कानून तो क्या, 2+2 4 करने वाले शख्स को भी बात समझ में आ जानी चाहिए है, उसके ऊपर इंतहाई हैरानगी का इजहार किया जा रहा है और ऐसे जैसे कोई बहुत अचंभे की बात है उसको किया जा रहा है। वो क्या बात है, वो आपको बताएंगे और उससे आपको नीयत का पता लगेगा कि इस पूरे निजाम की और इस निजाम अदल की जो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर मौजूद है, उसकी असल हकीकत क्या है और वो क्या चाहते हैं और वो किन बुनियादों पर खड़े हैं, वो आपके साथ शेयर करेंगे। और जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अख्तर ने, मुनीब अख्तर ने, जो है वो एक लेटर लिखा है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को, जिसके ऑब्वियसली हेड हमारे चीफ ऑफ दी क्या कहते हैं सुप्रीम कोर्ट है, चीफ जस्टिस साहब। उस लेटर के अंदर उन्होंने अपनी कुछ बहुत सवियर और दबंग रिजर्वेशंस जो है, अपने एतराजात जो है वो रिकॉर्ड करवाए हैं। उनके बारे में आपको बताएंगे और आखिर में तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के हवाले से जो एक मुनज़्ज़म काविश चल रही है और उनको बैन करने के हवाले से, उसके बारे में आज पंजाब की जो वजीर इत्तलात है मोहतरमा आजमा बुखारी साहिबा, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इसके अंदर उन्होंने बहुत बड़े बड़े इंकशाफात किए, मगर वो इंकशाफात मानने को दिल क्यों नहीं करता। बेशक वो बिल्कुल सच कह रही हैं और हमें सरकारी बयानिए को अब बिला किसी वजह उसके ऊपर एतराज नहीं करना चाहिए, मगर वो क्या बातें हैं, वो क्या वजूहात हैं जिनकी बिना पर उस पर एतराज उठ रहा है, ये सारी बातें आपके साथ शेयर करेंगे। पहले सबसे बात जो है वो सुहेल आफरीदी के हवाले से करनी इंतहाई जरूरी है। आज तलाल चौधरी साहब ने भी मीडिया से कुछ देर पहले बात करते हुए इस बात का पूरा पूरा जैसे कहते हैं जोर देकर बोला। उन्होंने कहा कि जी बात यह है कि इस मुल्क के अंदर दहशतगर्दी जो है उसको खत्म करने के लिए इंतहाई जरूरी है। पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी के अंदर जब भी दहशतगर्दों की कमर तोड़ी गई है, उसकी वजूहात यही हुआ करती हैं कि जो सियासी हुकूमतें होती हैं वो पाकिस्तानी अफवाज के पीछे खड़े होते हैं। उन्होंने अपने जो पार्टी के लीडर हैं मोहतरम जनाब नवाज शरीफ साहब की मिसाल देकर वाजे किया कि किस तरह से वो हमेशा दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तानी अफवाज के पीछे खड़े हुए हैं और उन्होंने उनका साथ दिया है। हालांकि जब मियां साहब के दौर के अंदर ऑपरेशन शुरू कर दिया गया था, उस ऑपरेशन शुरू होने के 2 दिन के बाद मियां साहब को पता लगा था, या 1.5 दिन के बाद, और उन्होंने जो है उसके ऊपर फिर अपना बयान दिया था। इस हवाले से बहुत सारी मीम्स भी चली थी कि मियां साहब जो है, खैर उनमें से कई इंतहाई खैर माकूल भी थी, मगर हकीकत ये है कि वो बुनियादी तौर के ऊपर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है अब पूरी तरह से इस मौके को फायदे के तौर पर इस्तेमाल करके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की केपी गवर्नमेंट जो है उसके खिलाफ एक मुनज़्ज़म साजिश में आपको मुलव्वस नजर आती है। हमारे चीफ ऑफ द आर्मी साहब फील्ड मार्शल हाफिज सैयद आसिम मुनीर साहब जो हैं, उन्होंने भी एक तकरीब से खिताब करते हुए बलूचिस्तान के हवाले से कहा कि बहुत कामयाबी के साथ बलूचिस्तान के अंदर फितना अल ख्वारिज जो है और फितना अल हिंद जो है, उनके खिलाफ ऑपरेशन जो है वो इंतहाई कामयाबी के साथ जारी है और उनको जड़ से उखाड़ फेंका जाएगा बहुत जल्द। वो बात इसलिए भी, और उन्होंने उसके बाद कहा कि किसी किस्म की अ, किसी रेजिस्टेंस को जो है वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, किसी को मिसगाइड करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। हालांकि उन्होंने कैटेगोरिकली खैबर पख्तूनख्वा का जिक्र नहीं किया, मगर उन्होंने जो मैसेज पुट अक्रॉस किया इस अहम मौके पर वो यही है कि पाकिस्तान के अंदर जो इस वक्त मिलिट्री ऑपरेशन मुख्तलिफ जगहों पर जारी है, उनके बीच में जो भी आएगा, जो भी चोर आएगा, जो भी रोड़ा आएगा, वो बचपन में खेला करते थे, सोने की थाली गुम हो गई, जो भी चोर आएगा वही पकड़ा जाएगा। तो उन्होंने बेसिकली यही कहा है कि जो भी हमारे रास्ते में आएगा वो भी निस्तो नाबूद कर दिया जाएगा। और ये बात कोई किसी किस्म की अचंभे की नहीं है, क्योंकि हम जैसा कि जानते हैं, वही बात मैं जो समझाने की कोशिश आपको हमेशा से कर रहा हूं कि जो लोग अफवाज पाकिस्तान हो या कोई और फौज हो,
ان کی جو کلائڈوسکوپ ہے، ان کا جو ویژن ہے، ان کی جو سوچ ہے، ان کی جو گرومنگ ہے، ان کی جو بیرکس کے اندر اپ برنگنگ ہے، ان کو یہ سمجھایا جاتا ہے کہ آپ کا یا تو وہ سامنے کھڑا ہوا شخص یا آپ کا دوست ہو سکتا ہے، اور اگر دوست نہیں ہے تو دشمن ہے. اس کے درمیان میں کوئی راستہ نہیں ہے، اس کے درمیان میں کوئی رشتہ نہیں ہے، اس کے درمیان میں کوئی تعلق نہیں ہے، اس کے درمیان میں کوئی پوزیشن نہیں ہے. اور یہاں پر بھی اگر آپ دیکھیں تو سچویشن وہی ہے کہ یا تو آپ، وہ امریکہ نے جو مشرف کو کہا تھا، اور وہ جملہ بہت زیادہ مشہور ہوا تھا کہ بھی یو آر ایدر ود اس اور اگینسٹ اس، اگر تم ہمارے ساتھ نہیں تو پھر تم ہمارے خلاف ہو، پھر تم ہمارے راستے کی دیوار ہو. تو وہی جملے اب ہمیں خیبر پختونخوا کے اندر ملٹری آپریشن کے حوالے سے بھی سننے کو مل رہے ہیں. جبکہ سہیل آفریدی صاحب نے یہ بات کیٹیگوریکلی کہہ دی ہے کہ خیبر پختونخوا کے اندر کسی بھی قسم کے ملٹری آپریشن کو سپورٹ نہیں کریں گے. ان کو جو ہے بہت کڑی تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے فی الحال. تو اس کے علاوہ جو ہمیں اب چیز نظر آ رہی ہے وہ یہ نظر آ رہی ہے کہ آپ کے خیبر پختونخوا کے اندر جو معاملات آپ کو لگتے تھے اور بڑی شادیانے بجے تھے پاکستان تحریک انصاف کے سپورٹرز کے بیچ میں بھی اس بات پہ کہ بھی بڑی کوششیں کی گئیں کہ خیبر پختونخوا اسمبلی کے لوگ توڑ لیے جائیں، اور انٹرنلی مولانا فضل الرحمان کو بھی استعمال کیا گیا، اور یہ پوری کوشش کی گئی کہ ان کو نہ بننے دیا جائے، مگر وہ بن گئے. اب جا کر اب جو کہانی، اب جو کھیل، اب جو کانفرنٹیشن، اب جو مقابلہ شروع ہوا ہے، ان فیصلوں کو یا اس اپروچ کے ساتھ اگری نہ کرنے کا جو کہ اس وقت ریاست کی اپروچ لگ رہی ہے. تو اب دیکھنا پڑے گا، اب نظر آئے گا کہ کیا خیبر پختونخوا اسمبلی کے اندر موجود لوگ اور پاکستان تحریک انصاف کی، جس کو آپ لیڈرشپ کہا کرتے ہیں آج کل عمران خان کے نیچے، ان لوگوں کا رویہ جو ہے وہ کیسے بدلتا ہے. کیا علی امین گنڈا پور جو کہ پہلے سے اوپر سے اپنے جلسوں میں کھڑے ہو کر، یا جب پی ٹی آئی کے موقف کی بات کرتے تھے تو یہ کہا کرتے تھے کہ بھی نہیں ہم وہی کریں گے جو خان صاحب کہیں، مگر اس کے باوجود وہ اسٹیبلشمنٹ کی اور پاکستان کے اندر موجود ہائبرڈ رجیم کی تمام تر باتوں کے ساتھ جو ہے منون اگری بھی کر جاتے تھے، پارلیمان کو بھی سمجھا لیتے تھے، ان کو بھی مجبور کر دیتے تھے یہ کہہ کے کہ ہماری حکومت جو ہے وہ بنیادی طور کے اوپر اسٹیبلشمنٹ اور پاکستان مسلم لیگ نون کی جو ہائبرڈ حکومت ہے اس کی بنیاد پہ کھڑی ہوئی ہے. اس میں عمران خان کا یا ووٹر کا یا سپورٹر کا کوئی لین دین نہیں ہے. اگر وہ چاہے تو کل وہ یہ سارا کا سارا جو ہے وہ بستر کیا کہتے ہیں بوریا بسترا گول کریں اور ہمیں نکال باہر کریں، اور یہاں پر جس کو چاہے مرضی بٹھا دے. جہاں تک وہ بات جو ہے وہ ناکام ہوئی اور وہ بات غلط ثابت ہوئی. مگر اب دیکھنا یہ ہے کہ علی امین گنڈا پور اور ان کے ساتھ کے وہ لوگ جو کہ خیبر پختونخوا کے اندر اقتدار کے اندر بڑے رولز چاہتے تھے، جس میں اعظم سواتی صاحب بھی ہیں، جس میں اور بہت سارے لوگ ہیں، مختلف گروپس ہیں، وہ کیا اس ساری کہانی کے اندر سہیل آفریدی صاحب کا ساتھ دیتے ہیں، یا وہ اس موقع کو غنیمت جانتے ہوئے وہ بھی ان کی کمر میں چھرا گھونپتے یا ان کی جڑیں کاٹتے ہوئے نظر آتے ہیں. تو یہ سارے کا سارا جو ایک پوری کہانی ہے، اس وقت جو کام چل رہا ہے خیبر پختونخوا کے اندر، وہ بنیادی طور پر پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں پر چل رہا ہے. وہ بنیادی طور کے اوپر اس سچویشن پر، اس آؤٹ کم پر چل رہا ہے کہ کس طرح سے سہیل آفریدی کی حکومت کو کمزور کیا جائے. اور یہ آپ کو آنے والے وقت کے اندر ان کے لیے مشکلات کھڑی ہوتی ہوئی نظر آئیں گی، اور آپ کو کلیئرلی یہ بات جو ہے وہ پتہ چل جائے گی کہ کون جو ہے وہ کس کے ساتھ کھڑا ہوا ہے. اب جہاں تک یہ معاملات ہیں، دوسری جانب اب اگر آپ بات کریں پاکستان کے اندر جو ہمارا جو عدالتی نظام ہے، نظام انصاف ہے، اس کے حوالے سے، تو جو 26 ترمیم ہے، یہ پوری دنیا کے اندر یا کسی بھی پرنسپلڈ معاملے کے اندر ایک اصول ہوا کرتا ہے کہ فار ایگزامپل اگر میں اس چیز کے اوپر کیس لڑ رہا ہوں یا میرا موقف یہ ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم جو ہے وہ بنیادی طور پر غلط ہے اور وہ نہیں ہونی چاہیے، اور وہ پاکستان کے آئین کی روح کے خلاف ہے، اور وہ پاکستان کے اندر جو عدالتی جو انصاف کے کنونشنز، پریکٹسز اور ٹریڈیشنز ہیں اس سے متصادم ہے، تو پھر اس پٹیشن کو یا ان تمام پٹیشنز کو سننے کے لیے 26ویں آئینی ترمیم ہی بنیاد نہیں ہو سکتی. وہ پلئنگ فیلڈ نہیں ہو سکتی جس کے اوپر اسی کے خلاف بات کی جائے. یہ تو ایسے ہی ہے کہ جیسے کہ میں کسی کے خلاف کوئی مقدمہ کروں اور وہی شخص جس کے خلاف وہ مقدمہ ہے اس کے وضع کیے ہوئے اصولوں یا اس کے وضع کیے ہوئے قوانین کی بنیاد پر میرا مقدمہ سنا جائے، تو پھر یقینی بات ہے، بنیادی بات ہے کہ وہ مقدمہ تو کبھی بھی میرے حق میں فیصلہ جو ہے وہ نہیں دے گا، یا اس کا نتیجہ میرے حق میں نکلنا اگر ناممکن نہیں تو پھر ممکنات میں سے بھی جسے کہتے ہیں 0.000 انفینٹی % سے بھی مطلب
कम है। लेकिन आज जब अदालत के अंदर बहुत दिनों से इस बात पर बहस चल रही है कि जी लार्जर बेंच बने और ये जो आपका कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है, ये चूंकि इट इज अ कॉन्सिक्वेंस, ये एक नतीजा है 26वीं तरमीम का, तो इसको इस तरह से रिकग्नाइज करना इस पूरे के पूरे केस के ही मुनाफी है, इसके मेरिट्स के ही मुनाफी है। तो इसलिए फुल कोर्ट जो है वो बेंच होना चाहिए और उसके अंदर तमाम के तमाम जजेस जो कि माजी के अंदर भी आइन और कानून के केसेस सुनते रहे हैं, वो तमाम के तमाम कॉन्स्टिट्यूशनल जजेस तस्वर किए जाने चाहिए। मगर आज जस्टिस मुशर्रफ लाली ने इंतहाई भोले बनकर, भोला मुंह बनाकर ये सवाल पूछा, तो आप क्या ये कहना चाह रहे हैं कि 26वीं आईनी तरमीम का केस सुनने के लिए 26वीं आईनी तरमीम के वजह किए हुए उसूलों को माना नहीं जा सका और हमें क्या 26वीं आईनी तरमीम से पहले की पोजीशन पर जाना पड़ेगा? तो उसका जवाब है जी हाँ, हम 26वीं आईनी तरमीम को चैलेंज कर रहे हैं, तो उसको सुनने के लिए आपको 26वीं आईनी तरमीम से पिछली पोजीशन पर ही जाना पड़ेगा, ताकि आप उसके बाद अगले आने वाली तरमीम के मेरिट्स, डीमेरिट्स, लेजिटिमेसी, लीगैलिटी, उन सारी चीजों को डिस्कस करें और उस पर फैसला करें कि वो सही है, गलत है, कानून के, आइन के मुताबिक है या नहीं है। मगर ये अपेरेंटली ये सिंपल उसूल जो है, ये हमारे उन जजेस को जो कि हमारे मुल्क के अंदर टॉप ऑफ द टॉप सुप्रीम कोर्ट और उसके बाद टॉप ऑफ द टॉप सुप्रीम कोर्ट के, जिसे कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के लोग, और वो इस सारी कहानी को समझने से कासिर है। तो ये कहानी जो है, ये जिसे कहते हैं, ये भोलापन नहीं है। वो पंजाबी की एक मिसाल है, उसमें वो कहते होते हैं कि या तो तू पागल है तो या तू जान के करना है। तो यहां पर ये जान के किया जा रहा है, पागल कोई भी नहीं है। इतना भोलापन जो है किसी जज के अंदर मुझे नजर नहीं आता और ना ही होना चाहिए। दूसरी जानिब जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के नए उसूल वजह किए गए हैं, जो 18 तारीख को अभी आए हैं, 2 दिन पहले, उसके ऊपर आज जस्टिस मुनीब अख्तर ने और जस्टिस जिसे कहते हैं हमारे जो चीफ प्यूने जज जिसे कहा जाता है, मंसूर अली शाह साहब, उन्होंने जो लेटर लिखा है उसमें उन्होंने कहा है कि जो नए उसूल वजह किए गए हैं कि जी जजेस किसी सूरत, किसी मीडिया के साथ या किसी और प्लेटफॉर्म पर, चाहे तकरीर हो, चाहे कोई कॉन्फ्रेंस हो, वहां पर आप बात नहीं कर सकते। कोई भी ऐसी बात जो कि उस जो हमारी करंट जुडिशियल सिस्टम है, जो हमने वजह किया है, जो चट भी मेरी और पट भी मेरी का जुडिशियल सिस्टम है, उसके खिलाफ बोलने पर मुकम्मल ममानियत है। आप उसके खिलाफ या उसकी तनकीद नहीं कर सकते। आप उसके खिलाफ जितना मर्जी आपके पास मंतक के मुताबिक, आइन और कानून के मुताबिक जो है वो तनकीद हो, आप अगर वो करेंगे तो आप वायलेशन में होंगे उन रूल्स और रेगुलेशंस के। यानी कि जस्टिस मंसूर अली शाह या जस्टिस मुनीम अख्तर या कोई और जज जो है, वैसे तो उनके मुंह पर टेप और उनके हाथ बांधकर उनको नुक्कड़ में एक शो पीस के तौर पर बिठा दिया गया है। हमने देखा है कि किस तरह इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर वो जजेस जो कि फरमाबरदार नहीं है, जो कि गुड बॉयज और गुड गर्ल्स नहीं है, उनके आगे पड़े हुए केसेस सुनते हुए आगे से फाइलें उठा ली जाती हैं और उनके साथ क्या रवैया रवा रखा जाता है। अभी बात यहां तक पहुंची है, मगर अब तो यह है कि वो अगर कहीं पर किसी बार के फंक्शन के ऊपर या कहीं और पर जाकर इस सारे मामले के ऊपर मंतकी अंदाज से, इंतहाई तमीज और तहजीब के साथ इस सारे प्रोसेस को या इन सारे जो प्रैक्टिसेस हैं, इनको तनकीद का निशाना बनाते थे, तो वो भी अब उनके मुंह पर गैग रील चढ़ा दी गई है। मतलब गैग चढ़ा दिया गया, और वो गैग चढ़ाने का मतलब उन्होंने ये कहा है, मंसूर अली शाह साहब ने, मुनीब अख्तर साहब ने, जो पहली बात उन्होंने, जो दो इंपॉर्टेंट बातें, एक तो उन्होंने ये कहा है कि ये तमाम की तमाम जमहूरी रिवायात का और जमहूरी उसूलों का कत्ल है। इस तरह से आप लोगों का मुंह बंद नहीं कर सकते। वो कहते हैं ना कि एक तो कुटी ਜਾਂਦਾ है गो, तो उत्तों के अंदर रोना भी नहीं। मतलब जो हाथ आगे से उठाने पर तो पाबंदी जो है सो है, अब रोने पर भी पाबंदी लगा दी गई है। और किसके ऊपर? आपके और मेरे ऊपर तो जो पाबंदी है वो सो है। अब वो लोग जो कि पाकिस्तान के निजाम अदल के टॉप पर बैठे हुए हैं, जिनका इतना बड़ा मकाम है, उनको भी कहा जा रहा है कि यू नीड टू शट अप, और ये शट अप कॉल अगर वायलेट करोगे तो फिर तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई होगी, क्योंकि तुम उन तमाम उसूलों के जो हम वजह कर रहे हैं, हम ये वजह कर रहे हैं कि हमारे खिलाफ मुंह मत खोलो, और अगर तुम वायलेट करोगे तो फिर तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई होगी, फिर तुम्हारी सारी जिंदगी के करियर के ऊपर दाग लगेगा, तुम्हारी सर्विस के ऊपर दाग लगेगा, तुम्हारे आने वाले पोस्ट सर्विस जो उनको मराहत मिलनी है उस पर मसले आएंगे। तो वो उनके मुंह के ऊपर बंद। और दूसरी जिस चीज के ऊपर उन्होंने एतराज उठाया कि ये सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के अंदर आप जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब माशाल्लाह से कंट्रोवर्सी के बादशाह
اور माशाल्लाह से डोगर राज के नाम से जो मशहूर हुए हैं जस्टिस सिकंदर डोगर साहब, उनका आप किस तरह से उनको इंक्लूड कर सकते हैं सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में, जहां पे उनके चीफ जस्टिस बनने के प्रोसेस को ही अभी चैलेंज किया गया हुआ है। अभी उनके चीफ जस्टिस बनने का पूरा मामला ही मुतनाज़ है, उसके ऊपर कोई फैसला नहीं आया। उसके अलावा उनकी शख्सियत जो है वो एक इस तरह के शख्स की है कि जिन्होंने बदतमीजी और बदतहजीबी कोर्ट के अंदर खवातीन वकला के साथ की, जिनकी बातचीत से ये एस्टैब्लिश होता है कि वो एक सेक्सिस्ट आदमी है, एक पैट्रियार्कल आदमी है। उनका कॉन्डक्ट ना तो एज अ सोशल एक्सेप्टेंस के तौर पर जो है माना जा सकता है, और ना ही जुडिशियल पोजीशन, लीगैलिटी और कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के हवाले से माना जा सकता है। तो फिर ऐसा क्या कयामत का समा आ गया है, ऐसी केड़ी बेलने जो बा आ गई है कि डोगर साहब को उठाकर सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल का हिस्सा बनाना इंतहाई जरूरी है। तो उन्होंने उसके ऊपर भी अपने सीरियस रिजर्वेशन जो है वो एक्सप्रेस किए हैं। इस तरह के खतूत का, जैसा कि आप जानते हैं, पाकिस्तान के अंदर नतीजा सिवाय 2 या 3 दिन की खबरें बनने की और कुछ नहीं हुआ करता। मगर फिर भी चले, कोई तरीका है, कोई वेंट है, कोई रास्ता है जहां से कम कम इस तरह की कोई बात कान पड़े, सुनने का मौका तो मिलता है। जो मुल्क के अंदर जो निज़ाम राइज है, मुल्क के अंदर जो उसूल राइज हैं, जो रोज के रोज अपनी मर्जी से अपने मकसद को, अपनी ताकत को सपोर्ट करने के लिए बदल दिए जाते हैं, उनके खिलाफ कोई तो बात करता है, चाहे उसका कोई आप कह लें कॉन्सिक्वेंस ना हो। जिस तरह 26वीं तरमीम के हवाले से जब ये सारी कहानी केस सुनना शुरू किए गए थे, तो उस वक्त मैंने आपको यही कहा था कि इसका रिजल्ट, जैसा कि सिचुएशन खड़ी हुई है मुल्क के अंदर, जो माहौल है उसके अंदर, इसका रिजल्ट कोई बहुत अमेजिंग आने के बारे में तो मुझे कोई खास उम्मीद नहीं है। मगर इसकी बराह रास्त नशरियात से कम से कम यही जीत है कि आपको, मुझे, उन तमाम लोगों को आंखों के सामने इस सारे निजाम की कलई खुलती हुई नजर आएगी। बात आखिरी जो करनी थी इंतहाई अहम, वो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के हवाले से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है मोहतरमा अज़मा बुखारी साहिबा ने, और उसमें उन्होंने दिखाया है कि जी ये देखें, ये तस्वीर है, ये वीडियो है उन तमाम चीजों की जो कि रजवी साहब के घर से मिले हैं। उसके अंदर मेरे ख्याल है 1.25 किलो सोना अलग है, ½ किलो सोने के कंगन अलग हैं, सोने की चूड़ियां उसमें से मजीद अलग है, नकदी अलग है, उनका जो मुरीद के वाला है अपना हेडक्वार्टर्स, उसके गिर्द कुछ बेनामी जायदादों के कागजात अलग हैं, और ये सारी की सारी एक टेबल के ऊपर जिस तरह से सजाकर पुलिस मुकाबले से पहले, पुलिस मुकाबले के बाद, या लोगों को गिरफ्तार करने से पहले या गिरफ्तार करने के बाद एक वरी दे जोड़े जिन्हें विखाई देने पुराने जमाने पंजाब विच वो वरी के जोड़े दिखाए जा रहे थे। मगर ऐसी कोई वीडियो नहीं थी जो कि साद रिजवी के घर के छापे की हो, जहां से हमें नजर आए कि ये सारा कुछ वाकई वहां से निकला है। ये बात मैं क्यों कर रहा हूं? मैं इस बात पे बहस ये नहीं कह रहा कि रजवी साहब कोई बहुत ही कसम पुरसी की हालत में रह रहे थे, गरीब आदमी थे, अपना जो कुछ था गरीबों को दे दिया करते थे। मगर मेरे जहन में एक पाकिस्तानी होने के नाते, एक लाहौरी होने के नाते, एक पंजाबी होने के नाते, आपके जहन में ये सारी बातें जो है, ये क्यों इस पर सवाल या निशान उठता है? वो इस वजह से उठता है क्योंकि पिछले दिनों शहजाद इकबाल जियो वाले जो हैं, उन्होंने प्रोग्राम किया सीसीडी के ऊपर, और उन्होंने वही सवालात उठाए जो मैं आज उठा रहा हूं। उन्होंने कहा कि भाई जब एक ही तरह के पैटर्न से आपको एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स नजर आएंगी, आपको एक इस तरह की पुलिस फोर्स नजर आएगी जो कि आपसे रोज झूठ बोलती है और लोगों को आइन और कानून से बालातर होकर कत्ल करती है, वो चाहे कातिल है, वो चाहे जानी है, वो चाहे चोर है, डाकू है, लुटेरा है, मगर दोनों इस्लाम और रियासत दोनों के कवानीन के मुताबिक उसका ये हक है कि वो एक फेयर ट्रायल जो है उसको दिया जाए, उसका ये हक है कि उसको एक वकील दिया जाए, उसका ये हक है कि इंसाफ के तमाम तर तकाजे पूरे होने के बाद उसे सजा सुनाई जाए और फिर उसके बाद उस सजा को कैरी आउट किया जाए। मगर जब शहजाद इकबाल ने पुलिस के तमाम, चाहे वो आईजी हो, सीसीपी हो, उन तमाम को रीच आउट करने की कोशिश की, तो उन्होंने इसके ऊपर जवाब देने से इनकार किया। और इस सब के ऊपर जो हमें कहा जाता है, सुनाया जाता है, मरीम नवाज साहिबा बार बार ये बात कहती हैं कि इस सब करने से, ये कत्लो गारत गरी पंजाब के अंदर एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग करने से पंजाब के अंदर मुसलसल जो क्राइम रेट है वो 0 पर आ गया है। मगर स्टेटिस्टिक्स जो है, जो अदाद शुमार है, वो बिल्कुल इसकी नफी करते हैं और वो ये बताते हैं कि पाक पंजाब के अंदर जो क्राइम रेट है वो बढ़ा है, वो किसी सूरत 0 पर आया या कम नहीं हुआ है।
اور اس طرح کی حرکتیں کرنے کے بعد آئندہ آنے والے دنوں میں جو بدلے کی کارروائیاں یا اس طرح کے معاملات ہوا کریں گے یا ہو رہے ہیں ان کو روکنے کا بھی جو ہے ایک الگ کہانی ہے، ایک الگ معاملہ ہے۔ تو ایک اس طرح کی پولیس فورس، ایک اس طرح کی گورنمنٹ جو کہ آپ کے ساتھ لا انفورسمنٹ پر اس قدر تازہ، کرسپ اور زبردست جھوٹ بولتی ہے روز، اور جان بوجھ کر ایک ہی کہانی سناتی ہے تاکہ وہ پیغام جائے۔ میں تو شہزاد اقبال صاحب کی بات کو ایک قدم اور لے کے جاؤں گا۔ وہ یہ کہتے کہ اتنا ہے انتہائی لیزی ہیں کہ کہانی بھی نہیں بدلتے، وہ جان کے کہانی نہیں بدلتے، وہ سیم پریس ریلیز اس لیے بھیجتے ہیں تاکہ یہ میسج جائے ان تمام لوگوں کو کہ بھائی ہم یہ کر رہے ہیں، جو کرنا ہے کر لو، اور ہم تمہارے لیے بھی آ رہے ہیں۔ اور یہ میسج صرف اور صرف کیا ان لوگوں کو جا رہا ہے جو کرائم کر رہے ہیں، کیونکہ پاکستان کے اندر اس وقت جو پولیٹیکل وکٹمائزیشن کا حال ہے اور جس طرح سے لوگوں کو مارنے اور گولی چلانے سے، عظما بخاری صاحبہ نے اور بھی بتایا کہ جی اتنے راہگیر جو ہیں وہ زخمی ہوئے، اتنے راہگیروں کو گولیوں کی جو ہے وہ لگی۔ تو پھر اگر راہگیروں کو اور سویلینز کو، کیونکہ وہ ٹی ایل پی والوں کو سویلینز نہیں مان رہے، ان کو وہ سویلین نہیں کہہ رہے، ان کو وہ کمبیٹنٹس کہہ رہے ہیں، اور وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ انہوں نے پولیس وینز کو آگے لگائی اور پولیس وینز کے اندر سے کوئی ویڈیو سیٹرز بھی دکھائی انہوں نے، وہاں سے انہوں نے اسلحہ نکالا اور اسی اسلحے سے فائرنگ کر کے انہوں نے پولیس والوں کے اوپر تو جو ہے وہ عسکریت پسندی جو ہے اس کا اظہار کیا۔ اب اس سب کے اندر اتنے سارے راہگیر جو ہیں وہ کیسے زخمی ہو گئے، ان کو کیسے گولیاں لگ گئی؟ تو اس حوالے سے جو باتیں جو ہمیں ٹی ایل پی اپنی ویڈیوز شیئر کرتا ہے اور اس کے اندر لوگوں کے یا مختلف جو انڈیپینڈنٹلی ولاگرز ان علاقوں میں گئے ہیں، انہوں نے وہاں پر لوگوں کا انٹرویو کیا ہے، وہاں پر رہنے والوں کا، تو انہوں نے جو بتایا ہے یہ تو اس بات کو انڈورس کرتے ہیں کہ جی پیچھے بھاگ بھاگ کر گلیوں بازاروں کے اندر باقاعدہ ہنٹ کیا گیا ہے، جس طرح سے وہ ڈراپ سائٹ والے نے اپنی ہیڈ لائن کے اندر لکھا تھا کہ سڑکوں گلیوں بازاروں میں اس علاقے کے مرید کے پیچھے پیچھے بھاگ کر باقاعدہ طور پر ہنٹ کیا گیا ٹی ایل پی کے کارکنان کو۔ مگر یہ سب کا سب انہوں نے گولی اگر چلائی پاکستان کے سیکورٹی اداروں کے اوپر، انہوں نے بہت غلط کیا، مگر اس سارے کے نتیجے میں اس طرح کے آپریشنز کے بارے میں عوام کی رائے کو، عوام کی سوچ کو ہموار کرنے یا ان تک سچ پہنچانے کے حوالے سے یا ان کا اعتبار اس سچ پر لانے کے لیے انتہائی ضروری ہوا کرتا ہے کہ وہ حکومتیں جو اس طرح کے ایکشنز لینے کے بارے میں فیصلے کرتی ہیں، ایک تو وہ یہ ہے کہ وہ واقعتاً عوام کے ووٹ سے، عوام کی لیجیٹمیسی سے، عوام کی رائے سے، عوام کی طاقت سے حکومت میں آئی ہوں، تو پھر وہ عوام ان پر اعتبار کرتے ہیں۔ اور دوسرا یہ کہ جب انصاف کی بات ہو رہی ہو تو اس صوبے کے اندر، اس شہر کے اندر، اس ملک کے اندر جو موجودہ سرکمسٹانسز اور حالات ہوں، اس کے اندر یہ نظر آ رہا ہو کہ پولیس اور تمام لا انفورسمنٹ ادارے جو ہیں وہ واقعتاً انصاف اور انصاف کے تمام تقاضوں کے اوپر چلتے ہیں، تبھی یہ بات جو ہے اس پر یقین کیا جاتا ہے۔ عظما بخاری صاحبہ ایک چھوڑ کر 20 پریس کانفرنسز کر لیں، میڈیا کے سامنے جتنی مرضی تصویریں یا ویڈیوز لے آئیں، وہ راہ تب تک ہموار نہیں ہو سکتی، وہ اس وقت تک لوگوں کی سوچ نہیں آپ کے ساتھ جڑ سکتی جب تک آپ اپنے اوور آل گورننس کے ماڈل کو بہتر یا جسے کہتے ہیں مکمل طور پر تبدیل نہیں کرتے۔ خیال رکھیے گا، کل ملتے ہیں، ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔